हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही है? ठंड तो बहुत ज़्यादा है। स्कूल बंद कर रहे हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है फरवरी में जो होगा। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठंडी है तो ठंडी में क्या है, चैलेंज कर रही है। ठीक, ठंडी में हमारी पढ़ाई कम हो सकती है, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत को इतना मान के रखिए कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे कर पाइए, अच्छे से करिए। ठीक, क्योंकि ठंडी तो रहेगी और हमें अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है। हम आपको इसीलिए एक सेंटेंस कहना चाहते हैं कि जो वस्तु हमें चैलेंज करती है वही हमें क्या है, चेंज करती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो वस्तु हमें चैलेंज करती है वही हमें चेंज करती है। इसलिए ठंडी है वो हमें चैलेंज कर रही है, तो हमको भी उससे लड़ना है और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखते हुए एग्जाम में बहुत अच्छा करना है। ठीक, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहना है। चलिए, आज क्लास 10 में हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन, इससे पीछे वाले वीडियो में हम आपको आगे सिखाए थे अवतल दर्पण द्वारा उसकी आभासी और वास्तविक दोनों स्थितियों में कैसे कौन सी दूरी माइनस लेंगे, प्लस लेंगे और किरण आरेख भी खींचे बताए थे। आज हम इसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए उत्तल दर्पण द्वारा आंकिक सीखेंगे। अवतल दर्पण में किरण आरेख कैसे खींचेंगे किसी वस्तु, सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का, वो भी सीखेंगे। और उसमें ये सीखेंगे कि हाँ, कौन सी दूरी प्लस में कब लेनी है और कौन सी दूरी माइनस में लेनी है। तो हमारा टॉपिक्स क्या है आज? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, का किरण आरेख। और इसके साथ हमको और क्या सीखना है, इससे संबंधित क्या करना है, आंकिक, आंकिक प्रश्न करना है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। उत्तल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये उसके साथ साथ हमको आंकिक, और आंकिक में हमको क्या करना है, जो दूरियां हैं जो हम लेते हैं वो कैसे हम प्लस किसको मानेंगे और कैसे किसी को माइनस मानेंगे। ठीक, चलिए, इसे सबसे पहले क्या है, उत्तल दर्पण लेते हैं। तो आपको पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसकी दबे हुए तल पे पालिश होती है, लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और उभरा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक होता है। तो क्या बताया था, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है और उभरा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक होता है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या है। देखिए, ये पारदर्शी कांच का गोले पृष्ठ होगा, इसके दबे हुए तल पे हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। और देखिए, ये इसका उभरा हुआ तल क्या है, परावर्तक है। तो ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। और अब हमको क्या लेना है, उत्तल दर्पण का जो मध्य बिंदु, परावर्तक तल के मध्य का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण का ध्रुव होगा। इसके दबी हुए तल की तरफ ये जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका जो केंद्र होता है, ये इसका वक्ता केंद्र, तो केंद्र इसका यहाँ कहीं होगा सी। ध्रुव और वक्ता केंद्र सी को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब देखिए, आपको हमने पीछे बताया था कि जो इसका मुख्य फोकस होता है दर्पण का वो क्या है, ध्रुव और वक्ता केंद्र के लगभग मध्य बिंदु में होता है। तो यहाँ पास इसका क्या होगा, मुख्य फोकस एफ होगा। तो एफ क्या है, इसका मुख्य फोकस है। अब इसके सामने कोई वस्तु रखते हैं जिसका हमको प्रतिबिंब आना है। चलिए, हम एक वस्तु ये ले लेते हैं, ये हमारी वस्तु ओ डैश। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ वस्तु से है। ये कोई वस्तु, या इसी को हम एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें वस्तु को क्या कहते हैं, बिंब। क्या कहते हैं, बिंब। एनसीईआरटी बुक में इसको क्या कहा गया है, वस्तु को बिंब कहा गया है। चलिए, आपको पीछे हमने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम पीछे बताए थे। एक तो हमने आपको कहा था कि जब समांतर किरणें चलती हैं मुख्य अक्ष के, तो देखिए पहला जो नियम लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जब दर्पण द्वारा प्रवर्तित होगी तो अवतल दर्पण तो मुख्य फोकस से होकर जा रहे हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण
उत्तल दर्पण द्वारा परिवर्तित होने पर वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये बाहर की ओर चली जाएगी, ये मुख्य फोकस है, ऐसा लगेगा कि ये ए और इसको हम मान लेते हैं बी। ए बी किससे होकर आ रही है? मुख्य फोकस एच से। एक दूसरा नियम हम लोग पढ़े थे मुख्य फोकस के बारे में, किरण क्या है परावर्तन के पश्चात समांतर चली जाती है, या तो दूसरा है, या फिर तीसरा नियम आपको पढ़ा जाता है वक्ता किरण। उत्तल दर्पण में वस्तु के शीर्ष से वक्ता किरण सी की ओर आने वाली जो प्रकाश किरण है वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ से वापस लौट जाती है। चलिए एक किरण ऐसे लेते हैं जो इसके शीर्ष से चलती है और वक्ता किरण सी के सीध में आती है। देखिए तो ये वो किरण ओ डैश, इसको डी मान लेते हैं, वापस लौट जाएगी, ये आएगी और इसी पथ पे क्या है पुनः वापस जाएगी, तो इस साइड में भी जाएगी, इसको इस तरफ से डी ओ डैश ये बाहर की जाएगी, दो परावर्तित किरण हमको मिलेंगे। देखिए ए बी और दूसरी क्या है डी ओ डैश, दोनों परावर्तित किरणें दूर हटने इधर की ओर जाने पर, इसलिए इनका प्रतिबिंब इधर तो कहीं बनेगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे जो डी ओ डैश है वो वक्ता किरण सी से आती हुई प्रतीत हो रही है, और जो ए बी है वो क्या है एफ से। दोनों किरणें देखिए इधर की ओर कहां प्रक्षेपित कर रही है, यहाँ पास। ये आभासी प्रतिबिंब होगा वस्तु के शीर्ष ओ डैश का, इसको आई डैश से नोट करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे हम इस पे लंब डाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा आई। इस तरह से एक प्रतिबिंब हमको मिल गया, क्या आभासी आभासी प्रतिबिंब। तो ये तो किरण आलेख है। आपसे अगर कोई कहे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख ही किसी वस्तु का, तो ये आसानी से आपको किरण आरेख बन जाएगा। अब देखिए हमको आगे करने के लिए यू वी एफ वक्ता केंद्र, इसकी जो वक्ता त्रिज्या है, इसकी फोकस दूरी है, वो सब देख चलना है। तो सबसे पहले वस्तु की दूरी लेते हैं। देखिए इसका वक्ता केंद्र क्या है पी है, सॉरी इसका जो ध्रुव है पी है, पी से वस्तु की दूरी को हम पीछे भी इस चैप्टर में किससे नोट किए यू से, ये क्या हो जाएगा पी से, तो पी से वस्तु की दूरी यू। अब ध्यान दें कि आपको हमने पीछे वाले वीडियो भी समझाया था कि जो हम चिन्ह लेते हैं वो डिपेंड करता है कि जो आपतित किरण वाली है या प्रकाश किरण है किस तरफ से चल रही है, और फिर की वस्तु किस तरफ रखी है। अगर कोई दूरी हम ध्रुव से वस्तु की ओर लेते हैं तब वो क्या है माइनस के साथ, यू क्या होगा माइनस। इसका मतलब जो वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी यू की चिन्ह के साथ ली जाएगी, माइनस चिन्ह के साथ, ठीक, यू माइनस चिन्ह के साथ ली जाएगी। अब देखिए ध्रुव से ये प्रतिबिंब आई आई डैश बन रहा है, इसकी दूरी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी किससे नोट करते हैं वी से, लेकिन ये आई तक की दूरी होगी तो वी से नोट करेंगे। ये देखिए प्लस में लेंगे, क्यों? क्योंकि ये दर्पण के ध्रुव से उस तरफ की दूरी है जिधर वस्तु यही रखी है, या फिर कह दो जिस तरफ आपतित किरण ओ डैश ए बाएं से दाएं की ओर चल रही है, तो ये ध्रुव से दाएं तरफ की दी गई दूरी है, ये क्या है प्लस चिन्ह के साथ। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे नोट करते हैं हम लोग वी से, ये क्या है उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। अब देखिए हमको फोकस दूरी लेना है, तो पी से एफ, पी पी से कैपिटल एफ के बीच की दूरी क्या है फोकस दूरी, ये भी क्या होगी धनात्मक। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक चिन्ह के साथ। वक्ता केंद्र भी देखिए इस तरफ स्थित, तो पी से भी वक्ता केंद्र की दूरी वक्ता त्रिज्या आर कहलाती है। और ये दूरी भी धनात्मक होगी क्योंकि ये भी आपतित किरण की दिशा में ली गई, जब दाएं तरफ की दूरी है तो आर भी क्या होगी वक्रता त्रिज्या जो है ये भी क्या होगी धनात्मक होगी। अब देखिए इसके बाद क्या बचा हमको वस्तु की लंबाई, जिसको हम लोग पीछे बताए थे, हम आपको या तो y1 मानेंगे या तो क्या है वो, ये मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु बनी है,
वस्तु हमारी क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनी इसलिए धनात्मक होगी। आपने कहा था कि मुख्य अक्ष को ऊपर की ओर दी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए वो वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई, इसको हम लोग या तो y1 से नोट करते हैं या फिर ओ से। वस्तु की लंबाई को किससे नोट करते हैं, ओ से, और ये क्या है, धनात्मक। देखिए प्रतिबिंब भी जो आई आई डैश ऊपर की ओर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की लंबाई हम लोग क्या मानते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, इसको या तो हम y2 मानते हैं, या तो बीसी को आपको क्या लिखा थे, आई दिखाए थे, ये भी क्या होगी, धनात्मक, क्योंकि ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई है, आई से आई डैश। अब बचा क्या, आवर्धन, रेखीय आवर्धन, और रेखीय आवर्धन को एम से, आपको हमने कहा था जो रेखीय आवर्धन होता है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। दर्पण का, उत्तल दर्पण का या फिर किसी भी दर्पण का रेखीय आवर्धन एम, रेखीय आवर्धन एम, वस्तु की सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। और यहाँ ध्यान से देखेंगे, दोनों का चिन्ह देखते हैं, आई और ओ का, तो ओ और आई दोनों का चिन्ह धनात्मक है, इसलिए जो रेखीय आवर्धन होगा उत्तल दर्पण को भी क्या है, धनात्मक चिन्ह के साथ। इस तरह से आगे के लिए हमको जो दूरियां थी वो सारी मिल गई। योग ऋणात्मक, योग को छोड़कर अगर हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो इसमें योग को छोड़कर योग ऋणात्मक होगा, और जितनी भी दूरियां है वी एफ आर ओ आई और एम, ये सभी दूरियां हम धनात्मक लेके चलेंगे आंशिक लगाते समय। इस तरह से किरण आलेख, और ये उत्तल दर्पण में जब आंशिक लगाएंगे तो हम इसी चिन्ह के साथ लगाएंगे, कोई मान रखेंगे और आंसर भी इन्हीं चिन्हों के साथ आना चाहिए। चलिए समझते हैं इसको। एक अंकित कर लेते हैं इससे। देखिए ये हमको समझ में आ गया होगा कैसे किरण आलेख खींचेंगे हम। अब हम एक अंकित करते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले, इसको देख के मिटा देते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन है देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति निकालनी है, और क्या निकालना है, प्रकृति निकालनी है। तो पहले हमको जो दिया है, क्या दिया है, फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है हमारी, 15 सेंटीमीटर। तो देखिए फोकस दूरी धन चिन्ह के साथ है, एफ ले देते हैं, हल में जाएंगे तो फोकस दूरी को किससे नोट करते हैं, एफ से। फोकस दूरी को एफ से कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अब ये धनात्मक होती है, धनात्मक ले चलेंगे उत्तल दर्पण फोकस दूरी। देखिए सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी किससे नोट करते हैं, यू से, और यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब यू क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए 10 को क्या है, माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, और आपने कहा था प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है उसको v से डिनोट करते हैं, v निकालना है, और प्रकृति। अब प्रकृति में ये बताना है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा उल्टा सीधा छोटा, ये बताना है। तो ये दोनों कंडीशन निकालने के लिए हम सूत्र रखते हैं। दर्पण के लिए u v और f में संबंध क्या होता है, 1/u प्लस 1/v।
इक्वल टू 1/f। यू का मान दिया है हमको, वी का निकालना है, वी को ये रहने देते हैं और योग को 1/u को इधर ट्रांसफर करते हैं, 1/f हो जाएगा, इधर जाएगा क्या हो जाएगा -1/u। ठीक, 1/v इक्वल टू 1/f का मान देखिए दिया है हमको, कितना दे रखा है 15, माइनस u का मान कितना दे रखा है -10। फिर देखिए 1/v, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/15, माइनस माइनस पूरा क्या प्लस 1/10, 1/v 10 इधर आ जाएगा, 10 एकम 10, 15 का 1 से गुणा प्लस 15, 10 और 15। जब भी हम गुणा करेंगे ठीक तो पहले इसके हर का इसके अंश से, इसके हर का इसके अंश से, फिर बाद में दोनों हर का, क्योंकि हम यहाँ एलसीएम नहीं ले रहे हैं, 10 का 15 से, तो 15 गुणा कितना हो जाएगा 10। 1/v इक्वल 15 का 10 से 25, 15 इंटू 10, 5 देखिए कट जाएगा, 5 पचम 25, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस तरह से अगर देखेंगे तो 1/v इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1/3 दूनी 6, v इक्वल टू कितना मिला 6 सेंटीमीटर। देखिए ये आंसर आ गया हमारा। तो प्रतिदिन देखिए हम डायग्राम में जाने, क्योंकि अभी अब आपको बताएंगे तो नहीं बताए, यहाँ पर देखिए रखेंगे v का मान देखिए मिला हमको 6, चेक कर लेते हैं क्या साइन इसका प्लस में ही है यहाँ पास। तो देखिए आपको जो साइन बताया है v का मान क्या है, देखिए धनात्मक, तो जो जिस चिन्ह को साथ में इस दूरियों को लिए उसी चिन्ह के साथ जब हम मान रखेंगे तब मान सूत्र में रखते हैं, और जब आंसर क्या आना चाहिए तो इन्हीं चिन्हों के साथ आना चाहिए, तभी हमारा जो क्वेश्चन होता है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो क्या है सही होता है। देखिए यहाँ भी धनात्मक है, हमारा आंसर भी किसमें आ रहा है धन चिन्ह के साथ आ रहा है। अब देखिए हमको प्रकृति क्या लिखनी है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति ध्यान से समझना है। अगर प्रकृति अगर देखेंगे तो ये क्या है आभासी, क्योंकि इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या होगा प्रकृति में आभासी प्रतिबिंब आभासी होगा, इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से और सीधा बनता है। उत्तर दर्पण का कोई भी क्वेश्चन होगा क्योंकि इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो एक बार पीछे वाले में तो आपको बताए थे जो बी का मान धनात्मक आएगा, अवतल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब और बी का मान ऋणात्मक आएगा तो वास्तविक, लेकिन इसमें तो हमेशा बी का मान धनात्मक आता है, इसलिए हमेशा क्या है आभासी प्रतिबिंब होगा, और वैसे भी आभासी प्रतिबिंब बनता है और छोटा होगा और सीधा। ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की जो प्रकृति होती है क्या होती है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या है आभासी, वस्तु से छोटा और हमेशा क्या बनता है सीधा बनता है। तो ये हो जाएगा आंसर होगा। अब देखिए एक तो हम पहले चिन्ह कौन सा प्लस और माइनस होगा वो आपको बता दिए, दूसरा एक क्वेश्चन हम आपको लगा दिए। कभी कभी क्या करता है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया तो कह दिया कि जैसे ये दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। इतना कहने के बाद फिर आगे इसे भी लिख देता है कि इसका किरण आरेख खींचिए। क्या लिख सकता है आपसे आगे इसकी किरण, इसी क्वेश्चन में आगे क्या जोड़ सकता है इसका किरण आरेख खींचिए, किरण आरेख भी खींचिए। अगर आपसे इसको किरण आरेख खींचने के लिए कहेगा तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे प्रतिबिंब आपको हम लोग बनाए थे तो सबसे पहले क्या करोगे आप, पहले वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है u, u कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम जो ध्रुव है और जहां वस्तु लेंगे इसके बीच की दूरी कितनी मान लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो देखिए वस्तु रख देंगे 10 सेंटीमीटर, सबसे पहले पहला कार्य यही करेंगे, u वस्तु की जो दूरी है कितने 10 सेंटीमीटर, देखिए वस्तु थी और हम इसको 10 से मान लिए। ठीक, अब इसका प्रतिबिंब मानना है, प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा, उत्तर दर्पण में सारे प्रतिबिंब ऐसे ही बनेंगे। तो ये 10 सेंटीमीटर रखा है, अब देखिए वस्तु कितनी दूर में बन रहा है, वो प्रतिबिंब सॉरी इधर की ओर 6 सेंटीमीटर v का मान, यहाँ से क्या हो जाएगा p और i के बीच की दूरी v होती है, ध्रुव p और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है, ये क्या है 6 सेंटीमीटर। अब बहुत ज्यादा दिखाता है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हमको कितना दे रखी थी 15 सेंटीमीटर, तो इधर हम क्या करते हैं
P से F के बीच में क्या दिखा देते हैं, 15 सेंटीमीटर। किसके बीच की दूरी, P से F के बीच की दूरी। अब ये क्वेश्चन भी हो जाता है कि इसका किरण आरेख जैसे खींचे थे इस तरह से, ठीक। ये हो गया इससे संबंधित आंतरिक पृष्ठ और ये चिन्ह, ठीक है, समझ में आया होगा। मिटाते हैं इसको। ये तो हो गया। अब आपको हम क्योंकि दर्पण को बढ़ा ही रहे हैं, एक क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, क्या, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दर्पण का मुख्य फोकस, सॉरी, क्या पूछ सकता है, दर्पण का मुख्य फोकस या दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है, ठीक, यानी कैपिटल एफ आपसे इसकी परिभाषा पूछे ये क्या है तो कैसे डिफाइन करेंगे कि दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, ये दर्पण फोकस दूरी है। देखिए इसमें उत्तल में भी दर्पण का फोकस होता है, अवतल में भी होता है, तो दोनों को हम डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे अवतल का मुख्य फोकस डिफाइन करना है तो अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसके उभरे हुए तल में पालिश होती है और दबा हुआ तल पर परावर्तक होता है। अब हमको क्या डिफाइन करना है, मुख्य फोकस, तो हम क्या लेंगे, एक दर्पण लेंगे, इसका ध्रुव, इसके मुख्य अक्ष लेंगे, मुख्य प्रवक्ता केंद्र लेंगे। अब हमको फोकस डिफाइन करना है तो देखिए अवतल दर्पण में फोकस डिफाइन करते समय और उत्तल, देखिए उत्तल भी बना लेते हैं, तो दोनों की परिभाषा, क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी फोकस पूछा है तो ये इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मुख्य फोकस डिफाइन करना है। सबसे पहले आपको दर्पण बोलना है कि दर्पण की ये क्या है, ये जो लाइन है ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी को मिलाया हुआ देखा, ये इसकी मुख्य अक्ष है। इस तरह से लेंगे। आप देखिए आपको डिफाइन करना है दर्पण की मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, देखिए ये किरण क्या आ रही है, समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, इसमें भी ले लेते हैं दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। अब चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल, दोनों में समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अर्थात जब दर्पण से टकराएगी उससे वापस लौटेगी, तो परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु, यहाँ देखिए एक बिंदु है, ये बिंदु होगा, किसी न किसी बिंदु से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, ये तो अवतल दर्पण हुआ, या मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये देखिए ये फोकस इसका है, ये इसका, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। तो देखिए ये परिभाषा होगी, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, अवतल दर्पण में जिस मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, उसे हम क्या कहते हैं, इसका मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहते हैं, ठीक, तो ये इसकी परिभाषा होगी। अब जैसे अवतल दर्पण के अवतल दर्पण मुख्य फोकस पूछता है आपसे तो क्या कहोगे, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, देखिए इसके समांतर है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, उसका मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहते हैं। उसके बाद उत्तल में डिफाइन क्या कर सकते हैं, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है,
ये वास्तव यहाँ से नहीं आ रही होती, यहाँ से वापस जाती है, इसलिए आती हुई प्रतीत होती है, उससे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, अब दोनों को मिक्स करना है तो पहले इस सेंटेंस, इसके लिए सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, फिर इसके, ठीक, उत्तल और अवतल दर्पण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है, उसे उसका क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, कैपिटल एफ कहते हैं। इसी में अगर आपसे फोकस दूरी पूछता है तो क्या कहोगे, जैसे मुख्य फोकस एफ मिल जाएगा तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को क्या है, मुख्य फोकस दूरी माने करते हैं। इसकी फोकस दूरी इस साइड में और इसकी फोकस दूरी क्या है, इस साइड में। ध्रुव पी और एफ के बीच की दूरी क्या है, मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। तो दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ कहलाती है। आपको ने पीछे कहा था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कभी भी क्वेश्चन पूछता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है ऋणात्मक, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। ठीक, उसी तरह से कभी कभी अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होगी, धनात्मक या ऋणात्मक, तो आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, ध्रुव पी से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी होती है, और उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या धनात्मक होती है, ध्रुव पी से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी ये भी होती है। ये आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरी है और ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई दूरी है। ठीक, इसलिए ये मुख्य फोकस हम आपको डिफाइन किए। इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपसे। चलिए एक प्रश्न और करते हैं आंकिक का, बहुत चेंज होगा, देखिए आज भी शामिल होगा। दस सेंटीमीटर फोकस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब रखी वस्तु का प्रतिबिंब दो गुना बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का दो गुना बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास उत्तल दर्पण से एक अंकित करा रहे हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का दो गुना बनता है। जब वस्तु का दो गुना बनता है तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, तो स्थिति भी निकालना है, प्रकृति बतानी है, आभासी ठीक होगा या वास्तविक, वस्तु की दूरी निकालनी है, वस्तु की दूरी अर्थात यू भी निकालना है हमको। तो हमको दिया सिर्फ क्या है, फोकस दूरी। देखिए उत्तल दर्पण हमारे पास सब चेक कर लेंगे कौन सा दर्पण उत्तल। देखिए हल में आएंगे तो हमारे पास कौन सा दर्पण है, उत्तल। अब देखिए उत्तल दर्पण है तो हम जितने भी दूरियां लेके चलेंगे शायद जो चिन्ह है उत्तल दर्पण वाले जो हमको पीछे बताएं। अब हमको दिया है सिर्फ इसमें क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे नोट करते हैं, एफ से। किससे नोट करते हैं, एफ से। तो फोकस दूरी एफ कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। और आपको अभी हम बताए थे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, किस चिन्ह के साथ, धनात्मक या ऋणात्मक। तो
तो क्या होती है, धनात्मक होती है। ये धनात्मक ले लेंगे। अब देखिए और हमको क्या दे रखा है, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का कितने गुना बन रहा है, 2 गुना। तो देखिए प्रतिबिंब हमको क्या दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई वस्तु की लंबाई यानी इसको हम लोग क्या माने, थो का 2 गुना है। 2 गुना, जैसे जितने गुना कहेंगे, अब यहाँ 2 गुना है तो 2 गुना लिखेंगे। तो आई क्या है, वो ओ का कितने गुना, 2, इसलिए ओ को हम कितने से 2 से गुणा कर देंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2। वो आपको हमने पीछे कहा था, जो आई है इधर वाला आई, इसका चिन्ह क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो भी धनात्मक, इसलिए ये धनात्मक ही लेके चलेंगे। ठीक, ये दिया है हमको। अब हम पीछे दर्पण के लिए एक फार्मूला पढ़ते हैं। एक तो ये फार्मूला पढ़ते हैं, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। रेखीय आवर्धन के लिए दो फार्मूले, m इक्वल टू आई अपान ओ और एक m इक्वल टू माइनस वी अपान ओ। अगर इन दोनों फार्मूलों को हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसके बाएं पक्ष दोनों रेखीय आवर्धन के फार्मूले बराबर है, तो हमको एक देखिए फार्मूला मिल जाता है, आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ u रहेगा, आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस u अपान v। ये सूत्र ये किस लिए, दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई आई, वस्तु की लंबाई ओ, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v, दर्पण से वस्तु की दूरी u के बीच में क्या है, संबंध एक ये निकल के आता है। तो देखिए जब भी गुने वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये वाले सूत्र का यूज करेंगे हम दर्पण के लिए। तो हमको देखिए आई इक्वल टू ओ दिया है, तो हम सबसे पहले ये सूत्र फिर उसके बाद ये यूज करेंगे। इसको रखते हैं, तो आई अपान ओ इक्वल माइनस वी अपान यू। देखिए इसमें हमको ये भी पता करना, क्या निकालना है, हमको v निकालना है, फिर स्थिर निकालनी है और वस्तु की दूरी u निकालना है। चलिए रखते हैं यहाँ पास, i का मान हमको दे रखा है 2, रख देते हैं। u और v का मान नहीं दिए तो इसको रहने देते हैं, इससे o से o कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, v का ही निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू माइनस इधर लाएंगे तो 2u माइनस 2, v को माइनस कर लाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा, u इधर i का गुणा हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या है, 2u मिल जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा, एक। हमको एक का मान दिया है और v का मान हम u के पद में निकाल लिए हैं। अब हम ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो uv तथा f में संबंध क्या है, 1/u इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1 क्या होता है, f। इस पे रखेंगे, देखिए u तो निकालना है, v का मान रखते हैं तो u रहने देते हैं ऐसे, प्लस v का मान माइनस 2u, f का मान कितना है 10। यहाँ देखिए इसे लेंगे, पहले इसका इधर गुणा कर लेते हैं, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इधर 2u प्लस इसका इधर माइनस प्लस, सॉरी माइनस और प्लस गुणा माइनस हो जाएगा, u इधर जाएगा, इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे u इंटू 2u। देखिए ये माइनस ऊपर वाले के साथ चला जाएगा, ठीक, माइनस प्लस माइनस यहाँ लिख दिए हैं, इसका इधर गुणा 2u, इसका इधर गुणा u और यहाँ इन दोनों गुणा। तो फार्मूला हम आपको बताया, इधर देखिए 2u से एक u घट जाएगा, तो क्या बचेगा, u अकेले बचेगा ऊपर, नीचे देखिए u इंटू 2u और इधर हमारे पास क्या बचा है 1/10। यहाँ देखिए रखते हैं, u से u कट जाएगा, 1/u इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1/2u इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा 10।
देखिए यहाँ से दो यू को इधर ले जाएंगे, यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10, और दो इधर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/5।